नमस्कार। चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 46 दिन का पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग ने तैयार किया है। 7 फेज में यह चुनाव होने हैं और पहली वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी, जो 1 जून तक चलेगी। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को यह वोटिंग रहेगी। दूसरे फेज में कुल 89 सीटों पर चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग 26 अप्रैल को रहेगी। तीसरे फेज में 94 सीटों पर वोटिंग होगी 7 मई को। चौथे फेज में 96 सीटों पर 13 मई को। पांचवें फेज में 49 सीटों पर 20 मई को। छठे फेज में 57 सीटों पर 25 मई को। और आखिरी और सातवें फेज पर 57 सीटों पर 1 जून को इलेक्शन होने हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले और दूसरे फेज के बीच में जो अंतर रखा गया है वो कुल 10 दिन का अंतर है। उसके बाद पहले और दूसरे फेज के उसमें माफ कीजिएगा, जो अंतर है वो 5 दिन का अंतर है। दूसरे से तीसरे फेज में 10 दिन का बड़ा अंतराल रखा गया है। फिर तीसरे से चौथे फेज में 5 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 5 दिन का और फिर 6 दिन का। कुल 7 फेजेज में ये इलेक्शन होने हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को पता चल जाएगा देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। रणभेरी बज चुकी है। तमाम योद्धा पार्टियों की ओर से मैदान में उतारे जा चुके हैं या उतारे जाएंगे। अभी बड़ा इलेक्शन है देश का, पूरी दुनिया की निगाहें इस पे है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जी और कुलदीप चौरान जी मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया प्रदीप। धनखड़ जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। बड़ा शेड्यूल है, सारी दुनिया की निगाहें इस पे है। यह इलेक्शन इस बार ऐसा लगता है मुद्दों पे हो सकता है। जिस तरह से गारंटियों की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, दोनों तरफ से गारंटियां दी जा रही है। तो अगर यह इलेक्शन रोजगार पे, किसानों पे, भ्रष्टाचार पर और विकास के मुद्दे पे होता है तो काफी टाइम बाद इलेक्शन मुद्दों पे होता दिखाई देगा। प्रदीप देखिए, वो चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और हम ये मान के चलते हैं कि ये चुनाव में इस बार जो है केवल राजनीतिक दलों की ही साख दांव पर नहीं लगी। इस बार इलेक्शन कमीशन की साख भी जो चुनाव में दांव पर लगी हुई है। और ये चुनाव किस तरीके से होंगे, अभूतपूर्व परिस्थितियों में ये चुनाव होने जा रहा है। अगर जी सही मायने में देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, तो एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते यहाँ का और फिर प्रधानमंत्री 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देते ठीक एक दिन पहले। तो ये ऐसा चुनाव है कि यहाँ लोग देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग या और तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर जो है वो सरकार शिकंजा कसने की कोशिश करती रही है, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेती रही है, उन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश सरकार करती रही। मैं समझता हूं कि टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त जब थे तो उन्होंने चुनाव आयोग की असली शक्तियां दिखाई और उसके बाद जो भी सत्ता में रही सरकारें, उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने की कोशिश की। और इस बार तो नियुक्ति का मामला ही ऐसा पलटा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो है एक जो चयन कमेटी बनेगी, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश होंगे और विपक्ष विपक्ष के नेता होंगे। हाँ, सरकार ने जो है वो ये फैसला बदल दिया और उसमें कर दिया था कि प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के नॉमिनेटेड एक केंद्रीय मंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष हो। तो जाहिर है कि जब सरकार की तरफ से 2 आदमी चयन समिति में होंगे और एक प्रतिपक्ष की तरफ से होगा,
तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही है, तो वही अब देखने को। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत को कहा जाता है, और ये आम चुनाव जो है वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। और कुछ लोग तो इसको तमाशा भी बताने लगे। ये होने जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं, और सबसे पहले जो दबाव है वो इलेक्शन कमीशन पे है कि उनको देखना है कि वो किस तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाते हैं या पक्षपातपूर्ण होता है। तो ये चीज इस बार साफ हो जाएगी कि किस तरह से जो है चुनाव आयोग को भी शिकंजे में लेने की कोशिश की। अब आते हैं मुद्दों की बात। ये बात तो हमने क्लियर कर दी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से सवाल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है और साख का सवाल है। अब बात करते हैं मुद्दों की। जहां तक बात है मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का एक दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विकास का दावा नहीं कर रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मैं 2047 में देश को विकसित कर, एक विकसित राष्ट्र बना। यानी वो बीच का पिछले 10 साल का हिसाब भी नहीं देना चाहते कि उन्होंने क्या क्या किया और उससे क्या जनता को फायदा हुआ। और वो अगले जो 25 साल और बचे हैं, 20-22 साल जो बचे हैं, 23 साल जो बचे हैं, उसका रोड मैप दिखा रहे हैं कि तभी पूछना कि भारत विकसित हुआ कि नहीं। तब हम देश को जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ेंगे, या दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे, या तीसरे नंबर की। आज भी हम इकोनॉमी में काफी बवाल है, उछाल है, और हम हमारी इकोनॉमी जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी की जिंदगी पर उससे क्या फर्क पड़ा? क्या आम आदमी की आय बढ़ी? प्रति औसत आय का आधार देते हैं, लेकिन प्रति औसत जो आय बढ़ी है उसको हम ये नहीं मानते कि आम आदमी की आय भी बढ़ गई। उल्टा अगर देखें तो आम आदमी की आय जो है वो घट गई है। अब चुनाव का समय है और मुझे लगता है कि मीडिया को भी इसमें अच्छा काम करना चाहिए और मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन मीडिया के पास विज्ञापन चलाने के अलावा समय बचेगा, तभी वो जनता के मुद्दों की बात कर पाएंगे। क्योंकि मीडिया इस वक्त जो है वो पूरी तरह से विभक्त दिखता है, बटा हुआ दिखता है। तो थोड़ा बहुत मीडिया बचा है वो विपक्ष की तरफ बात करता है, और जो मैक्सिमम ज्यादा मीडिया है वो पूरा का पूरा जो है वो मोदी और बीजेपी की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में कुलदीप जी, धर्मपाल धनखड़ जी ने कहा कि मुद्दों पे इलेक्शन तब होगा जब मीडिया मुद्दों की बात करेगा, लेकिन मीडिया जब करेगा जब उसके पास विज्ञापन के अलावा कुछ और दिखाने का समय होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से मेन स्ट्रीम, तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, चैनल, आप भी लंबे समय तक अखबारों में, धनखड़ जी भी रहे, हम भी रहे, चैनलों में भी काम किया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है तथाकथित तौर पे, अब वो अगर मुद्दे उठाएगा तो जनता के बीच में। लेकिन सवाल यही है कि जनता भी तो समझती है, जब ये चैनल नहीं होते थे उस समय भी सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, इलेक्शन होते थे, चुनाव हारा जाता था, जीता जाता था। अब की बार तो दोनों ओर से गारंटियां बौछार हो गई है गारंटियों की। मोदी साहब की गारंटी तो मोदी की गारंटी के नाम से ही प्रसिद्ध की जा रही है और उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इधर से राहुल गांधी गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं, कभी एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, कभी पेंशन स्कीम की गारंटी दे रहे हैं, वो छात्रों के लिए गारंटी दे रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए गारंटी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए गारंटी दे रहे हैं। और मोदी साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये गारंटी है, महिलाओं को लखपति बना देंगे, ये गारंटी है, उज्ज्वला योजना की गारंटी वो कह रहे हैं कि हमने लगभग पूरी कर दी है। तो ये गारंटियों का चुनाव है। जनता क्या सोच के वोट करेगी, कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं, या फिर कोई नया खेल तमाशा इस चुनाव में फिर से ऐसा होगा जैसे जात के आधार पे, धर्म के आधार पे पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा भी है, या अब की बार एक स्वस्थ परंपरा हम कहें कि शुरू होने जा रही है जिसमें
मुद्दों पर चुनाव होगा और मुद्दों पे जनता वोट करेगी। देखिए प्रदीप, ये पूरा पूरा जो चुनाव है ये मोदी समर्थन और मोदी विरोध का चुनाव बन गया है। गारंटियां दी जा रही है, मोदी गारंटी अलग से है, राहुल गांधी की गारंटी अलग से है, लेकिन इंडिया की गारंटी कहीं नहीं है। मोदी को घेरने के लिए जो इंडिया महागठबंधन बनाया गया था, उसको लेकर जो जमीनी हकीकत है वो अलग ही कहानी बयान करती है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कहानी है। कहने को ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन खुद अकेले सारी सीटों पर चुनाव लड़ती है। कहने को इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, वो पंजाब में सारी सीटों पर लड़ती है। यानी सबके सब अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने हित हैं। देश हित में इंडिया महागठबंधन के जो सारे पार्टनर थे वो जुड़ नहीं पाए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी को अपनी गारंटी देनी पड़ रही है, इंडिया महागठबंधन की गारंटी कहीं नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी भी भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो देश में बेरोजगारी का आलम है, जो देश में पिछड़ेपन का आलम है, आज की तारीख में अगर देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना दिया जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश कहां पर खड़ा है। यानी 80 करोड़ लोगों के पास अपना खुद का खाने का अनाज नहीं है, खुद के खाने की इनकम नहीं है। तो कहने को एक तरफ देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गरीबी का आलम निचले तबके में बढ़ रहा है, बेरोजगारी हर साल बढ़ रही है। इन बेसिक मुद्दों के ऊपर ना तो कांग्रेस ने कोई रोड मैप दिया है और ना ही मोदी ने अभी तक कोई रोड मैप दिया है। यानी दोनों तरफ से हवा हवाई बातें आ रही है। जो निचले लेवल का जब तक एजुकेशन का ग्राफ नहीं उठेगा, जब तक स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंध नहीं होगा और जब तक गरीबों के लिए एक रोजगार की गारंटी नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं कि देश तरक्की करेगा। यही वजह है कि ये चुनाव मुझे नहीं लगता कि मुद्दों पर आधारित रहेगा। कहीं ना कहीं ये देश एक बार फिर से जाति और धर्म के आधार पर वोट देता हुआ नजर आएगा। आप देखिए राहुल गांधी भी ये कह रहे कि वो जातिगत सर्वे कराएंगे। कहा तो उनकी दादी कहा करती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन राहुल गांधी पूछते हैं कि अगड़े कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी भागीदारी कितनी है, पिछड़ों की भागीदारी कितनी है। जिस पार्टी ने इस देश में लगभग 45 साल 50 साल तक राज किया हो, उसको हिसाब किताब देने के बजाय वो आज इस नाजुक मोड़ पर देश को कहीं ना कहीं जातिवाद की शरण में धकेल रहे हैं। मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, वो भी 10 साल में कहीं नजर नहीं आती है। उनका कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता है। यानी देश के सामने विकल्प के तौर पर जहां एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ में बिखरा हुआ विपक्ष है, जिसके चलते देश की जनता के सामने भी ये कहीं ना कहीं मजबूरी आ रही है कि मोदी के पक्ष में वोट ज्यादा पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया महागठबंधन लामबंद होकर चुनाव लड़ता, एक नेता को लेकर आगे चुनाव लड़ता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तस्वीर कुछ और होती, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरता उतरता है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है, मुद्दे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की ओर से बड़े उठाए गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हो सकता है और विपक्ष इसको भुनाने की, खासकर कांग्रेस भी भुनाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, अभी 2 दिन पहले ही डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की गई है, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठे हैं, महिलाओं के उत्थान को लेकर सवाल उठे हैं, कानून भी लेके आया गया सरकार की ओर से भागीदारी को लेके, लेकिन वो 2029 तक लागू हो पाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं। सवाल यही है कि क्या भारतीय मीडिया इन मुद्दों से मुंह फेर के बैठा है या विपक्ष ही जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम करने में थोड़ा नाकाम रहा है और उस मुखरता के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा है। वजह क्या मानते हैं कि विपक्ष के मुद्दों को अभी तक लोगों में पहुंचने में इतनी जो देर लग रही है या समझने में जो देर लग रही है? ये हकीकत है प्रदीप। जो देश की अगर हम हालात को देखें तो आपने जो 2 बातें कही, एक तो जो है मुद्दों की बात कही और दूसरे जो है नेतृत्व की बात कही। आप देखिए कि मुद्दों की बात में कहीं ना कहीं जो इंडिया महागठबंधन है वो साथ ही जुड़ पाया है। और इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्शन जो बॉन्ड को लेकर जो है, उसमें आप देखेंगे सारी पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। कहा जहां बीजेपी जहां सेंटर में काबिज है, वही लगभग 10 प्रदेशों में उसकी सरकार है, तो इसके नाते उसने सबसे ज्यादा फंड हासिल किए हैं। लेकिन एक पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री एक राज्य में काबिज, वो भी मोटा चंदा देते हैं। तो इसलिए जो मुद्दा जो बनना चाहिए उतना मुद्दा ये बन नहीं पा रहा है, क्योंकि सबकी अपनी कमजोरियां हैं। वास्तव में जो देश को जो तरक्की चाहिए, जो देश को मुद्दे चाहिए, जो देश को गारंटी चाहिए, शिक्षा की गारंटी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी चाहिए, रोजगार की गारंटी चाहिए, उसको लेकर प्रदीप कोई भी गंभीर नहीं है।
साफ तौर पर दोनों ही पक्ष जो है इस मामले में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि देश की जनता को असली जो सिनेरियो वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए, आप मीडिया भी आप देखेंगे, मीडिया में मिशन नहीं है बल्कि एक बिजनेस है। सारे के सारे जो बड़े चैनल्स हैं उनका दो ही काम करने का मकसद होता है, एक तो अपनी टीआरपी बढ़ाना और दूसरा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना। जाहिर सी बात है, ज्यादा बिजनेस मिलेगा सत्ता पक्ष से, इसलिए उनकी गलतियों को छुपाया जाता है, उनकी नाकामियों को ढका जाता है, और विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उनको भी ज्यादा आधार नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यात्रा सिर्फ जो है मोदी विरोध की प्रतीक होती है, ना कि देश की तरक्की की, देश के बदलाव की। धर्मपाल धनखड़ जी, आपने अपने विश्लेषण के शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। संस्थाओं पे जो जिस तरह के नियंत्रण को लेके आप अपना विश्लेषण कर रहे थे, उसमें चुनाव आयोग से भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब उन्होंने शेड्यूल जारी किया, उसमें सवाल पूछा गया, उसमें पारदर्शिता को लेके सवाल पूछा गया, सत्ता पक्ष के लोगों पे कार्रवाई, जब पिछले इलेक्शन में कुछ ऐसे मामले आए थे उनको लेके सवाल पूछा गया कि लोगों के सामने कोई ऐसी बात सामने नहीं आती है कि कार्रवाई क्या की गई। इसके बाद शेड्यूल को लेके सवाल पूछा गया कि ये 7 फेज में जब इलेक्शन होते हैं तो ये माना जाता है कि एक पार्टी जिसके पास साधन संसाधन ज्यादा है, वो पार्टी अगर पहले फेज में किसी स्टेट में, अब यूपी जैसे बड़े स्टेट में 7 फेज में इलेक्शन होंगे, तो पहले और दूसरे फेज में अगर इलेक्शन इधर से उधर हो रहा है तो मैनेज करने में आसानी होती है। ले देके इसका यही मतलब था। लेकिन देखने में आ रहा है कि तीसरे और चौथे फेज के इलेक्शन में पूरे दूसरे से तीसरे फेज के इलेक्शन में पूरे 10 दिन का वक्त इस बार दिया गया है। इतना लंबा वक्त। सड़कें मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत मजबूत बनी हुई है, बेहतरीन बनी हुई है। पार्टियों को, पोलिंग पार्टियों को ट्रेवल करने में, सुरक्षा कर्मियों को ट्रेवल करने में इतना वक्त तो कम से कम नहीं लग सकता है कि 10-10 दिन का एक फेज से दूसरे फेज के इलेक्शन में टाइम दिया जाए। तो निश्चित तौर पे जो सवाल आज पूछे गए हैं उनका आधार तो बनता है। देखिए प्रदीप, जहां तक मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने काफी लंबा समय दिया है हर गैप में। बेशक टर्न जो है 7 की बजाय 8 भी हो सकते थे, लेकिन ये समय जो है निश्चित रूप से कम किया जाना चाहिए, और टर्न भी 7 चरणों की बजाय इसको कम से कम 4 या 5 चरणों में निपटाया जाना चाहिए। जो अब तक पिछली बार भी 7 चरणों में हुआ था और इस बार भी 7 चरणों में करवाया जा रहा है। और आपको ध्यान हो तो यूपी जैसी विधानसभा के चुनाव भी जो है वो 7 चरणों में करवाए गए। तो एक गैप, जैसा कि अभी आपने बताया, इस गैप में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो साधन संपन्न पार्टी है, वो मैनेज कर लेती है चीजों को। उनको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है या यहाँ वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। और वो हर पार्टी करती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी क्योंकि साधन संपन्न है, उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है। अभी जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड सामने आया है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 60% से ज्यादा जो है वो अकेले बीजेपी के पास गया है। और यहाँ ये भी बड़ी जबरदस्त चीज एक और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जब सारा मामला सामने आ रहा है, नहीं, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आज आज आपने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, बात कही है। तो उसमें महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट है जहां पे लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं। वो 5 फेज में हो रहा है, और यूपी में जो है वो, या बंगाल में जो है 7 फेज में इलेक्शन हो रहा है सर। जी, यही मैं बता रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग के पास क्या आधार है। वो उसके पास जो है पूरी आईबी की रिपोर्ट्स होती हैं, कहाँ कौन से बूथ संवेदनशील हैं, कहाँ झगड़े की आशंका है, कहाँ बूथ लूटने की आशंका है, जो कि अब लूटने वाले काम तो होते नहीं है क्योंकि अब सब ईवीएम सेटिंग टाइप का मामला है, और जो कुछ भी है वो ऑनलाइन है। तो सारी चीजें उसमें देखने में आ रही है। तो यहाँ जो समय है वो कम होना चाहिए निश्चित रूप से, और लोगों को इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े चुनाव परिणाम आने का। और मैं समझता हूँ कि अब ये इतना लंबा समय खींचना, पिछली बार से ज्यादा समय दिया गया है, 10 या 12 दिन जो है वो लंबा खींच गया है। ठीक है, जो कि 4 जून की बजाय ये मई में ही
सिमट जी। जाना चाहिए था, 25% ही निपट जाना चाहिए था। ये लंबा खींच दिया 9-10 दिन के लिए। और ये लंबा खींचने की प्रक्रिया को जो आमतौर पे राजनीतिक विश्लेषक भी और विपक्ष भी, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते रहे कि इस पे सत्ताधारी दल जो है अपने तरीके से मैनेज करता है, और तो विपक्ष गर्मी भी गर्मी का मौसम है, इससे वोटिंग परसेंटेज भी कम रहने की संभावना बढ़ जाती है अगर इतनी गर्मी में जी। रूप से ज्यादा गर्मी में वोटिंग की तो वो प्रतिशत घटेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे अप्रैल में जो है वो कटाई का सीजन चलेगा, और नॉर्दर्न इंडिया में तो खास तौर पर फसलों की कटाई का सीजन चलेगा, और जैसे ही कटाई नजदीक आती है तभी चुनाव मतदान शुरू हो जाते हैं। ये चुनाव का समय जो है वो ठीक है, पिछले साल भी इसी तरह से हुआ और उससे पहले भी इसी तरह होता आया है, तो वो चीजें तो मैनेज हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा त्योहार बीच में नहीं आना चाहिए, चुनाव के आता है तो उस पर गैप देना पड़ेगा। और जो कटाई का सीजन है, बच्चों की पढ़ाई का सीजन है, एग्जाम है बच्चों के, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इलेक्शन को। और फिर ऊपर से सत्ता पक्ष के निर्देशों का तो ध्यान रखने की परंपरा जो है वो काफी समय से चली आ रही है। कुलदीप जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी जाति की कि कांग्रेस जो है वो जनगणना करवाना चाहती है, जातिगत आधार पे वो चाहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी टाइप का उनकी ओर से नारा भी दिया गया था। लेकिन इसमें तो एक कदम आगे, जिस तरह से हम मुद्दों की बात कर रहे थे, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई कि जाति जाति पे। लेकिन 12 तारीख को जो हरियाणा में हुआ और जिस तरह से मुख्यमंत्री बदल के नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो ये तो खासकर हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें, जहां पे चाहे बिहार है, मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेट में मुख्यमंत्री बदल के पूरे के पूरे उत्तर भारत में या जहां पे उनकी सरकार है वहां पे एक मैसेज तो देने की कोशिश की है कि ओबीसी या बैकवर्ड्स को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी बनाया है, हरियाणा में भी बनाया है। तो ये भी तो जातिगत आधार पर राजनीति करने का एक तरीका ही है। नहीं प्रदीप, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है, इसके बावजूद यहाँ पे ब्राह्मण को सीएम बनाया गया है। देखिए दोनों चीजें होती हैं। जो हरियाणा का जो बदलाव हुआ है वो निश्चित तौर पर पिछले जो 1.5 साल से जो बीजेपी का जो एक्शन प्लान था, पहले ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद उन्हें सीएम बनाया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए हर पार्टी जो है वो जातियों को साथ लेने की कोशिश करती है। तो उसमें जहां तक अलग अलग चीजों के है, प्रदेश के हिसाब से गणित है बीजेपी का, उस गणित के हिसाब को तोड़कर आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को साइडलाइन कर दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया, जबकि लोकसभा चुनाव सिंपल थे। लेकिन बीजेपी रिस्क ले रही है, और रिस्क लेते हुए कुछ ऐसे प्रयोग कर रही है जो सिर्फ बीजेपी मुमकिन है। आप देखिए कांग्रेस में एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसे हटाने के लिए हाईकमान को पसीने आ जाते हैं। जब गहलोत जी को हटाने की बात आई तो वहां पर बगावत होगी और विधायकों की मीटिंग भी नहीं होने दी गई। लेकिन हरियाणा में आप देखिए कि सीएम को पता नहीं था कि उनको इस्तीफा तो देना है, लेकिन ये नहीं पता था कि दोबारा शपथ को और कोई लेगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक नए मापदंड बनाए हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में पार्टी बड़ी हो गई है, नेता छोटे हो गए हैं, जबकि कांग्रेस में पार्टी छोटी हो गई है और नेता बड़े हो गए हैं। यही वजह है कि वहां प्रदेशों में कांग्रेस में नेता हावी हैं और यहाँ पर बीजेपी में हाईकमान मजबूत है। बीजेपी में भी तो नेता बड़े हो गए, पार्टी छोटी हो गई। सर, जब गारंटी नेता के नाम पे दी जा रही है, पार्टी के नाम पे नहीं दी जा रही है, सरकार के नाम पे नहीं दी जा रही है, एक नेता के नाम पे नेता तो आते हैं, पार्टी संभालते हैं और उनके बाद उसका दायित्व किसी और को दिया जाता है। तो नेता तो बीजेपी में भी बड़े ही है। नहीं, बीजेपी में मैं हाईकमान की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का हाईकमान कमजोर हो गया है, क्षेत्रीय नेता बड़े हो गए हैं। बीजेपी में क्षेत्रीय नेता कमजोर हो गए हैं और हाईकमान मजबूत हो गया है, यानी जो दोनों पार्टियों का अलग ही जो चलन है। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी की वहां पर नए लोगों को मौका मिलता है, चाहे वो नायब सिंह सैनी जैसे हो, चाहे भुजनाल शर्मा जैसे हो, चाहे यादव जैसे हो। अगर ये लोग कांग्रेस में होते तो शायद ये लोग मंत्री बनने को तरस जाते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जहां सेटिंग गेटिंग का फार्मूला है, जहां पर वो एक जो कहते हैं कि अपना जो खानदानी जो परंपरा है चुनाव की, सियासत की, मंत्री पदों की, तो उसी करके जो है आज कांग्रेस पीछे गई है और बीजेपी कहीं ना कहीं आगे आई है। लेकिन ये सही है कि ये चाहे बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, दोनों के दोनों ही
जातीय समीकरणों के हिसाब से टिकटें बांट रहे हैं, जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने चुनाव के नारे दे रहे हैं और जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने पूरे चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से टिकटें बांट रहे हैं और अपने चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, आखिरी सवाल आप दोनों से एक ही रहेगा। जातीय समीकरण सब साधते हैं, तमाम पार्टियों की ओर से जब योद्धा मैदान में उतारे जाते हैं तो यही सोच के उतारा जाता है कि जीत के आएंगे, तो वो जीत में तमाम वो समीकरण साधने की कोशिश की जाते हैं जिससे उस क्षेत्र के मुद्दे भी हल हो सके और उस क्षेत्र में जो प्रभाव रखने वाले धर्म समुदाय के लोग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? एक या दो बड़े मुद्दे जिन पर पूरा इलेक्शन डिपेंड हो सकता है। जैसे बोफोर्स का इलेक्शन 1989 का रहा था, गरीबी हटाओ का इलेक्शन रहा था, 77 का इलेक्शन रहा था इमरजेंसी के खिलाफ। एक या दो बड़ा मुद्दा जिसको लेके, या 2019 का ही राफेल का मुद्दा कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की थी जो पूरी तरह फ्लॉप हुआ था। दिक्कत यह है प्रदीप, मुद्दे बहुत हैं लेकिन मुद्दों को उठाने में कहीं से समर्थन नहीं मिल पा रहा। मुद्दों को उठाने के लिए मीडिया का समर्थन चाहिए तो नहीं मिल रहा है। मुद्दों को उठाने के लिए जो संघर्ष विपक्ष को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, उनको उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। अब कांग्रेस जो है वो जाति जनगणना का मुद्दा लेकर के चल रही है मेनली, और वो भी गारंटियां दे रही है, और इधर नरेंद्र मोदी भी जो है वो जातीय राजनीति पर्दे के पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई बड़ी जातियां तो उनके साथ हैं, अगड़ी जातियां तो हैं, अब पिछड़ों को साथ लेके चले तो बाकी सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी कर रही है बीजेपी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, उन मुद्दों को ये दोनों ही पार्टियां, मुख्य दोनों पार्टियां जो हैं वो दरकिनार करके चल। ऐसी स्थिति में कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल मोदी की गारंटी है और उधर जो है राहुल की गारंटियां हैं। यही मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर के चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई और मुद्दा मीडिया के सामने लाया जाएगा। आप देखिए कि महिलाओं को के ऊपर एक तरह से ऐसा दिखाया जा रहा है कि महिलाओं की तो बड़ी मौज कर दी है, और हर कोई जो है, हर राज्य की सरकार जो हो वो चाहे बीजेपी समर्थित हो चाहे कांग्रेस समर्थित हो, वो महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और कांग्रेस भी महिलाओं के लिए गारंटी दे रही है। अरे भाई, युवाओं के लिए काम चाहिए, जो आम आदमी को काम चाहिए, ना कि मुफ्त का अनाज, मुफ्त की योजनाएं नहीं चाहिए, फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए। ये बात जो है इन सियासतदानों को कौन समझाए? अब ये समझाने का काम कुलदीप जी, कुलदीप जी, अब देखिए प्रदीप जी, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो होना चाहिए गरीबी और बेरोजगारी का और स्वास्थ्य का, लेकिन तीनों ये सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये चुनाव से गायब नजर आ रहे हैं। और जैसे धनखड़ जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इस चुनाव में सिर्फ दो ही चीजें नजर आती हैं, मोदी जी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी। जाहिर सी बात है, जब इन दोनों ही गारंटियों में कहीं ना कहीं मुकाबला होगा, चुनने की बात आएगी, तो मतदाताओं को कहीं ना कहीं मोदी की गारंटियां बेहतर लगेगी, क्योंकि राहुल गांधी का जो विश्वास है, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, कम से कम अभी तक इस पोजीशन में नजर नहीं आती वो बीजेपी को प्रसारने का काम कर सके। और वैसे भी इंडिया महागठबंधन जो भानुमति का जो कुंभा है वो अलग अलग रोड़ों के तौर पर नजर आ रहा है, और यही वजह है कि आज मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रही है, फायदे में नजर आ रही है, और तीसरी बार सरकार बनाने की पोजिशन में नजर आ रही है। जी, इलेक्शन मुद्दों पे होगा, गारंटियां दोनों ओर से दी जा रही है। देखते हैं, 7 फेज का इलेक्शन है, कौन कौन सी गारंटियां काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी की गारंटी या कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की गारंटी। कांग्रेस ने अपने स्तर पे रणनीति तैयार की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पे रणनीति तैयार की है, क्षेत्रीय दलों ने अपने स्तर पे रणनीतियां तैयार की है। जनता किसकी रणनीतियों को पसंद करती है, किसकी ओर जाती है, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन की रणभेरी बज चुकी है। नतीजे 4 तारीख को आएंगे, 4 जून को। तब तक के लिए लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेके बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।